सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को ख़त्म कर दिया था बेटा, और आज हम लोग उसका देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। बेसिकली एक चीज़ आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखी थी, एक सोलेनॉइड नाम की चीज़, राइट। क्या था, कैसे था, ये आपको पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इट इज़ बेसिकली कुछ है नहीं, नंबर मार्कर भी आज कोई नहीं, इससे काम चला जाए। नो बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो ट्यूब रहता है। क्या रहता है? एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो ट्यूब। नॉन कंडक्टिंग क्यों होता है अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। इसके ऊपर जब आप बहुत सारे करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से समझ रहे हो, अभी ऐसे आ रहा है एक के पीछे, ठीक है, ऐसे। तो कुल मिला के अगर हम देसी भाषा में समझे तो ये वाला समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे अगर मैं इस पे बैटरी लगा, ठीक है, तो बेसिकली एक कॉइल है, एक क्या यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और ये जो मैंने सिलेंडर उठाया है, ये मैंने कैसा उठाया, नॉन कंडक्टिंग। दरअसल अगर मैं कंडक्टिंग उठा लेता हूँ तो मेरे को दिक्कतें आ जाएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी बेटा? दिक्कतें कुछ ऐसी आएंगी कि नॉन कंडक्टिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंडक्टिंग होने की वजह से जो यहाँ पे करंट दौड़ेगा उसकी वजह से इसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से हमारे पास जो नेट वैल्यू आएंगी ना किसी भी चीज़ की, वो सब चेंज हो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। तो हम लोग नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। ये कार्डबोर्ड का हो सकता है, किसी भी एक लकड़ी का हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर इस तरीके से एक सोलेनॉइड का अरेंजमेंट होता है। अगर मैं बात करता हूँ एक अच्छे खास सोलेनॉइड की, तो उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब काफ़ी लंबा, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड रखा जाता है, बहुत लंबा सोलेनॉइड रखा जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐसे समझना है कि आपके पास करंट इस तरफ से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट अंदर गया और यहाँ पे करंट, बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपके पास सोलेनॉइड कुछ ऐसे है, राइट। ये अब आपके पास जो करंट गया, जो आपके पास करंट गया वो आपका कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर ये बाहर आ रहा है और इस पॉइंट पर करंट अंदर जा रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो ये बाहर गया और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इस तरफ से हमारे पास क्या हो रहा है, चीज़ें बाहर आ रही हैं, और इस तरफ पर क्या जा रही है, करंट हमारा अंदर जा रहा है। तो बेसिकली ये तो हो रहा है, यहाँ पे बाहर गया, यहाँ पे अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर गया, यहाँ पे अंदर गया, जितना अंदर उतना बाहर होता जा रहा है। समझ पा रहे हो कहानी को? तो इस ऊपर वाले पॉइंट से हमारे पास चीज़ें कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। करंट है हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, राइट। और नीचे वाले से करंट कहाँ जा रहा है, हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है। प्रैक्टिकली इमेजिन कर लिया आप लोगों ने। तो ऐसे लूप है, तो करंट ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे देखो बाहर की तरफ आ रहा है, जब अंदर जाएगा वही लूप, तो हमारे पास उस पॉइंट से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके पास सोलेनॉइड के अंदर आप लोगों से कहता है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्या पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसमें आप लोगों को एम्पियर साहब का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब आप एम्पियर साहब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक एम्पियरन लूप बनाना पड़ता है। ये आपने क्या बना दिया, एक एम्पियरन लूप, ए बी सी और डी। यहाँ पर ये क्या है बेटा, आपके पास एम्पियरन लूप। अब एक चीज पहले ध्यान सुनो, थंब को आप रखिए जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा था, देखो ऊपर वाले पोजीशन पे देखो, ऐसे जा रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पॉइंट पे गया तो ऐसे, मतलब ऐसे पूरा चलता जाएगा। यहाँ पर मेरे पास लूप, आप अपना लूप देंगे प्लीज़, थैंक यू सो मच। सो ये जो हमारे पास लूप है बेटा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आया, राइट। करंट ऐसे आया, तो देखो इस पॉइंट पे मैंने अपना ये रखा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट, इसके अंदर ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे, हर एक पॉइंट से जा तो एक ही तरफ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बेटा मेरे पास कुछ ऐसे आएगा ना, कि सेंटर पे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी, थोड़ी सी ऐसे। देख पा रहे थे ना, ये देखो ना, ये गया तो एक पॉइंट पे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी, पर जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये कुछ इस तरीके से, बट लगभग लगभग हमें प्रतीत हो रहा है कि अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहता है, हमारे पास यूनिफॉर्म रहता है।
ठीक है। अब बेटा इस एम्पियरन लूप का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को एम्पियरन लूप ने एक छोटी सी बात बोली है, क्या कि जो मेरे पास B डॉट dl ये किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम्स I के इक्वल आएगा। लेट्स से ऑन सरफेस BC, जहां पर BC सरफेस है, यहां पर आप लोगों के पास करंट तो है, लेकिन ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, 90 डिग्री बेटा। B और DL के पास जो एंगल बन रहा है cos 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब BC से कोई वैल्यू आपकी नहीं आने वाली, तो BC पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं कह सकता हूँ नेट B इज इक्वल्स टू B ड्यू टू लूप, नेट B ड्यू टू एम्पियरन लूप, एम्पियरन लूप कितना हो जाएगा बेटा, BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB, यही तो होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB। आइए एक एक करके इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। B से C पर तो आपको समझ में आ गया है, B फॉर BC, B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, दैट इज BDL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, बट B डॉट DL क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 90 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इसके बाहर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सॉलिनॉइड के अंदर है ना सारी मैग्नेटिक फील्ड की कहानी, बाहर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो B डॉट DL है वो कितना आ जाएगा, 0, एज देयर इज नो मैग्नेटिक और करंट गोइंग, क्योंकि हमारे पास जो सारी चीज़ जा रहा है वो यहाँ से ऐसे जा रही है। तो I अगर 0 है तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, 0। तो एट पॉइंट DC या CD आपके पास दोबारा से B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ये 0, तो आपके पास नेट B कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे DA पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी थीटा की 90 डिग्री बन जाएगी। भाई थीटा की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में तो 90 डिग्री बन रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो ये जा रही है, और आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो कितना आया थीटा की 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो DA पे भी 0। सारी कहानी जो आपके पास आएगी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी बेटा, A से लेकर B तक के बीच। तो AB की जो वैल्यू आएगी तो आपके पास यहाँ पे लिख दीजिएगा, DA ये भी 0 आएगी, और जो AB की कहानी आएगी ये हमारे पास कुछ तो आएगी, और वो कुछ कितनी आएगी यही आपको बताना। तो आप कह सकते हो B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, राइट। बट इस वाले I में आपके पास मतलब जो AB वाला जोन है, यहाँ पर बेटा कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, समझ पा रहे हो, वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है n, पर हम लोगों को बड़ा N में मान लेता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स, बट हम लोगों को इससे काम नहीं चलता है, हमें लेना पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ये किसके इक्वल होता है, छोटे n। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग अगर बात करेंगे तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, छोटा n इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे तो ये पता पड़ेगा ना हमें कि बेसिकली म्यू नॉट I हो गया, तो यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ही करंट जा रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स बड़ा वाला n इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से जगह रहते होंगे, बट बड़ा वाला n किसके इक्वल था, छोटा n इंटू एल, और ये DL तो हमारे पास एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आया, पूरा कर दोगे तो बेसिकली इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास। तो मैं इसको B डॉट L लिख दूँ, समझ गए, DL का इंटीग्रेशन करूँगा तो B डॉट L आ जाएगा। तो BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n की जगह लिख सकता हूँ n इंटू एल, n इंटू एल लिख सकता हूँ, n इंटू एल इंटू I, L से L कट जाता है बेटा, तो आपके पास B की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट n I। ये आपके पास बेटा हर जगह सेम आएगी, चाहे आप पूरा लूप ले लेते, क्या अंतर आता, कोई अंतर आता, जरा सोचना, इस लूप को इतना बड़ा कर दो तो क्या होगा भाई, इससे 0 इससे 0 इससे 0, जो बचेगा वो तो बेसिकली करंट एलिमेंट DL की ऐसे ही बचेगा, और उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो n/l ही रहने वाले हैं, इतना क्रॉस सेक्शन उसका, उसमें तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो आपकी मर्जी है, इतना लूप बना लो, इतना छोटा सा लूप बना लो या बड़ा सा लूप बना लो, कैसा भी हो कंडीशन हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI ही रहनी है। अब बेटा ये तो आप लोगों के पास सिंपल सी डेरिवेशन थी जो कि आप लोगों ने एम्पियर लगा के कर दी, बट इसकी जो एप्लीकेशन है मेजर
आप बायोट सावर्ट्स लॉ के साथ भी करते हैं, बट तो बहुत लंबी डेरिवेशन हो जाएगी। तो डेरिवेशन ना जाते हुए हम लोग सीधा उसका फॉर्मूला जरूर यूज़ करेंगे। कॉम्पिटिटिव में ना फॉर्मूला आ जाता है, तो ये आपके पास कैसा है उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पर देखो ये वही कहानी आ रही है कुछ, ये अल्फा एंगल हो गया तुम्हारा, ये वाला एंगल बीटा हो गया, और इनफाइनाइट वाले पॉइंट के लिए 90-90 हो जाएंगे दोनों, 90-90 हो जाएंगे इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमारे पास, राइट। तो ये साइन फॉर अ सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये जो वैल्यू आई है ना बेटा हमारे पास, ये किसके लिए आई है? फाइनाइट के लिए नहीं आई है, ये इनफाइनाइट के लिए आई है। फाइनाइट के लिए वैल्यू चेंज हो जाएंगी, n/l रखना पड़ेगा उसमें। ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए आई है। यहाँ से पता करते हैं क्या ये सही है या नहीं, चेक कीजिए। यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब ये 90 और 90 हुआ करते थे, याद है भाई। एक वायर था तो हमारे पास याद है ना, इस पॉइंट से कहाँ पे जाके मिलेगा, ऐसे करके हम लोग 90 डिग्री पे रखते थे। तो यहाँ पर भी 90 साइन 90, 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 4 पाई एन आई, इससे कट गया तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी जाती है? म्यू नॉट एन आई। ये यहाँ से एक्चुअल में होता है। अब एक चीज़ जो आपके पास बोली जाती है कि एक एंड से अगर आप देखोगे, एक एंड से अगर आप देखोगे इस एंड से, तो इस एंड से यहाँ का एंगल कितना बन गया? 0, और वो वाला एंगल तो अब भी 90 होगा ना, कि इनफाइनाइट पे होगा वो तो अब भी। एक एंड पे आ जाओगे तो एक एंगल तो आपका 0 हो गया। बेसिकली याद करना सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस, एग्जैक्ट वही तो है। आप एक एंड पे आ गए हो और दूसरे एंड पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर रख के देख लीजिए, तो आपके पास b फ्रॉम वन एंड या b एट वन एंड, इसकी अगर मैं बात करता हूँ बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई साइन 0 प्लस साइन 90, बेसिकली 1, 2 पाई से गया 2, तो b एट वन एंड, एक एंड पे इसका b कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाय 2, छोटा एन आई, म्यू नॉट एन आई बाय 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो सोलेनॉइड है उसका एक एंड पे b कितना होता है? उसका हाफ, जो नेट वैल्यू इनसाइड हुआ करती है उसका क्या हो जाता है? हाफ। और इसके बाद से फिर स्टीपली डिक्रीज करना शुरू करता है, यानी कि एक एंड के बाद अगर आप पहुंच जाते हो उसके बाद पीछे जाते हो तो डिक्रीज करना पड़ता है। इसका जो ग्राफ, इनको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही बोल देते हैं कई जगह पर, जहाँ पर ये हाफ होती है वैल्यू, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ बना हुआ है, तो आपको पता है नेगेटिव में तो आता नहीं था, तो हम पहले भी कर चुके थे। तो ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा कि अंदर तो कांस्टेंट है, जितना अंदर जाओगे उतना तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। एक एंड पे जैसे ही आओगे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? b/2। अगर नेट वैल्यू आपके पास b है तो ये आपके पास कौन सी कर्व? b/2। ये कौन सा पॉइंट है इसका? एक एंड आपका। सिमिलरली ये भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, और ये वाली पॉइंट कितना आ जाएगा? b/, और इसके बाद से गिरना चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा इस तरीके का जो आपका ग्राफ है ये आपको देखने को मिल जाता है फॉर सोलेनॉइड। b वर्सेस x का ग्राफ ये आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस का, कि भैया किस तरीके से होता है। तो बता तो देते हैं कि भैया एंड में b/2 होता है, बट आया कहाँ से? यहाँ से आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डील विद द केस ऑफ सोलेनॉइड। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो आप सिंपली कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में जो आपको ध्यान देना होता है वो इस n पे ध्यान देना होता है। इस n की वैल्यू पे दिक्कत देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखा है और लेंथ दे रखा है तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया है उसमें हमारे पास छोटा n आया, और छोटा n किसके इक्वल होता है? बड़ा वाला n अपॉन l, और बड़ा वाला n किसके इक्वल है? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स। जब आप उसे l से डिवाइड करेंगे तब आपके पास छोटा l आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों से याद रखने के लिए बोलता है और आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कैसे आती है। चलेगा, फटाफट से कर लीजिए। इसके बाद इसी सोलेनॉइड को हम लोग घुमा देते हैं और देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे। अब बेटा हमारे पास सोलेनॉइड के बाद हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। अगर मैं टॉरॉइड की बात करूँगा तो टॉरॉइड कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास एक लंबा सा लेंथ है सोलेनॉइड का, इसको आप घुमा दो ऐसे, इस सोलेनॉइड को ऐसे घुमा दो। जब आपने इसको घुमा दिया तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा तुम्हारे पास। ये एक सोलेनॉइड है भाई, सोलेनॉइड ऐसा था तुम्हारे पास लंबा, ऐसे घुमा दो ऐसा बन जाएगा गोल। तो आपके पास अब यहाँ पर तुमने गोल घुमा दिया इसे, तो लेट्स से ये होता है, मैं डायग्राम ज़्यादा अच्छे बनेंगे नहीं, ठीक है। अब कहानी यही है, यहाँ से आपने घुमाना शुरू किया है,
यही तो चल रहा था, इसे सीधा करना है ना, समझ आ रहा है, सोलेनॉइड तो चल रहा है और कुछ थोड़ी है। तो यहाँ से आपके पास ये और यहाँ से ये आपके पास टॉरॉइड। कहानी भाई, करंट यहाँ से जाएगा अंदर, घूमता घूमता बाहर, करंट यहाँ से जाएगा अंदर, यहाँ से बाहर। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दे रखा होता है, उसमें ये चीज़ क्या रखा होता है कि बाहर वाले करंट क्यों कैंसिल आउट करते हैं। तो जरा यहाँ पे दो लूप बनाता हूँ, उससे समझ जाते हैं। देखो इस पॉइंट पर जैसे कि अगर मैं मैग्नेटिक बनाता हूँ क्रॉस, तो देखो यहाँ पर करंट क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, करंट आउटवर्ड आ रहा है। तो जो इसका जो डायरेक्शन है ये हमारे पास इस तरीके से जाता है, क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर होता है दूसरा वाला, जो आउटवर्ड है ना इस पॉइंट पे सारे ऊपर की तरफ आउटवर्ड से नीचे से अंदर जा रहे हैं, ये तो करा था हमने, ऐसे किया तो ये आउटवर्ड और नीचे से अंदर जा रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या होगी, ये इस तरफ बिल्कुल यही जैसे इसमें कहानी होगी, कहानी तो इसमें सेम रहेगी, क्लॉकवाइज चलने वाली है लेट्स से। तो देखो जब ये यहाँ पर आता है ना, ये वाला पॉइंट, ये और ये ऑपोजिट हो गए, नहीं हो गए। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो बेटा हमारे पास कहानी कुछ ऐसी आई कि ये वाला करंट इस तरफ जा रहा है इस वाले लूप में, और इस वाले लूप में यही जो करंट जा तो सेम डायरेक्शन में रहा है, पर इस पॉइंट पे आते समय ऐसा हो गया, और ये दोनों करंट कैसे हो गए आपस में ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इसके बाहर हमें कोई इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या कोई करंट हमें नहीं मिलता। तो बेटा उस केस के बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फटाफट से टॉरॉइड पे, तो टॉरॉइड पे आपके पास जो पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो बेसिकली 3 जगह से आ रहा है। मतलब आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए एम्पीयर सेकेंड लॉ का डेरिवेशन या यूज़ करके किस तरीके से आप टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बेसिकली आपके पास 3 पॉइंट मान लेता हूँ, ये सेंटर हो गया, एक पॉइंट मान लेता हूँ ये जो कि डिस्टेंस छोटा r1 मान लेता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर, ये r2 मान लेता हूँ, और एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं बाहर, इसको मैं r3, राइट। अब आप लोगों ने कहानी तो पढ़ी है कि भैया इस R1 के लिए निकालने के लिए हम लोग एक एम्पियर लूप बना देंगे। तो फॉर पॉइंट R1 B इज इक्वल्स B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय इट। बट इस लूप में तो कोई करंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि करंट तो हमारे पास यहाँ से जा रहा था और करंट तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बाहर वाले लूप में घूम रहा है। इसके लूप के जो अंदर आपने एम्पियर लूप बनाया इसमें कोई करंट आया ही नहीं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, और जब आई की वैल्यू 0 होगी तो बी कितना आ जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो यानी कि अंदर वाले लूप की वजह से ये जो आपके पास था, इसकी वजह से आपके पास कोई करंट नहीं आया, करंट इनसाइड द लूप जो भी आप नाम दे देना, ये 0 हो जाएगा। अच्छा बाहर वाले ले लेता हूँ, बाहर वाले लूप यहाँ पर है, कहानी वही करनी है, इस पॉइंट से आपको क्या बना देना है, एम्पियर लूप, आपने एम्पियर लूप बना दिया। हाँ करंट इस बार आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर तो करंट आपके पास है, क्योंकि भाई इस एम्पियर लूप के अंदर भी कितना करंट एनक्लोज किया तो हमें देखना होता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास जो इसने करंट एनक्लोज कर रखा है, क्योंकि अगर हम इस लूप को देखेंगे तो करंट तो इसने एनक्लोज कर रखा, लेकिन आप अब भी गलत है, करंट अब भी 0 है। क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, जितना करंट बाहर गया, देखो इस वाले पॉइंट पर ये करंट बाहर गया और इतना ही करंट अंदर भी चला गया, जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट अंदर भी जा रहा है। यानी कि कुछ कहानी ऐसे हो रही है कि आपके पास अगर ये करंट इतना बाहर जा रहा है तो ये ऐसे घूम के अंदर भी जा रहा है, जो नेट वैल्यू जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, हर एक लूप के साथ हो रहा है कहानी। जितना करंट बाहर निकला उतना अंदर चला गया, स्पेस में तो कुछ बचा ही नहीं ना, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं कि आपके पास कोई करंट बच जाए, नहीं, जितना इससे बाहर आ रहा था उतना अंदर चला गया, करंट कितना बचा था 0। तो इसलिए इस जो B3 वाली कहानी है, इस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाली। तो आपके पास ड्यू टू R3 B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो लिखोगे नो करंट, लेकिन इसका रीजन नो करंट नहीं रहेगा, इसका रीजन रहेगा, आंसर नो करंट जाएगा, बट रीजन क्यों रहा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द लूप, लीविंग द लूप मतलब यही सर्कुलर लूप, लूप्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द लूप। जितना करंट आपका बाहर आ रहा है उतना ही करंट आपके पास अंदर भी एंटर कर रहा है।
इसलिए नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अंदर वाले पॉइंट की। तो देखो अंदर वाले कहने में भी आपको तो ऐसे ही लग रहा होगा सर इस हिसाब से, तो यहाँ पर भी हमारे पास मैं ब्लू से बना देता हूँ सर। इस हिसाब से तो अंदर वाला पॉइंट है, उसी केस में कहानी यही होगी, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द लूप इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट एंड लीविंग द लूप। नहीं बेटा, हाँ यहाँ पे हमारे पास अंदर है ना इसके लूप, एंट्रिंग और एग्जिट का तो पॉइंट ही नहीं मिला इसे, तो वहां पे जो कांस्टेंट करंट है उसकी वजह से वैल्यू आ रही है। यस, जो आपके पास बेसिकली इनसाइड द, समझ लो ना आप, जो हमारे पास यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, और इसकी वजह से जो आपके पास B डॉट DL आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स I। राइट, अब DL बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा r है, और एक स्मॉल से एलिमेंट पे अगर मैं इस एलिमेंट पे निकाल रहा हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का DL कितना हो जाएगा, मतलब DL रहेगा एक पॉइंट के लिए, बट सबको इंटीग्रेट करता चलूंगा तो ये क्या बन जाएगा L, और 2 पाई r बेसिकली एंड में, क्योंकि ये तो सर्कमफेरेंस बन जाएगा बेटा इस पॉइंट का। तो आप इसे लिख सकते हो B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट। जब आपने पूरा घूम लिया है तो यहाँ पे कैपिटल करंट कितना होगा, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। भाई एक I तो इस पॉइंट के लिए था ना, पूरे के लिए कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स घूमे होंगे आपने, तो यहाँ पे बड़ा वाला n नहीं आएगा, छोटा वाला n मत देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना करंट जो गया है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बार करंट गया है, पर्टिकुलर के हिसाब से है नहीं यहाँ पे। तो केस जैसे सोलेनॉइड का केस था एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था, तो वहाँ पे हमने छोटा n लिया था, और यहाँ तो फंस गए हम लोग। नहीं फंसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये L किसके इक्वल है बेटा, 2 पाई r के, तो B डॉट 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI आता है, इस 2 पाई r को इधर ले जाओ, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई r बेटा, n अपॉन L नहीं दिख रहा तुम्हें, ये n बाय L, ये भी छोटा n हो जाएगा, तो आपके पास B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट NI आ जाती है। तो यहाँ पर भी वैल्यू किसके अंदर बेटा, I यहाँ पे 0 क्यों होगा, आप खुद सोचो, ये कांस्टेंट करंट है बेटा अंदर। आपकी बार जो कहानी है वो यहाँ पे आई है कि लूप के बाहर जाने वाली और अंदर जाने वाली, जब बाहर वाले फील्ड में तब तो ये कहानी थी जिस तरह बाहर जा रहा था इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, पर बाहर जाते जाते ये करंट तो इसमें अंदर भी घुस गया उतना ही, तो कोई वैल्यू इसको मिली नहीं करंट की बाहर वाले लूप को। बट यहाँ पर अंदर वाले लूप था, इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर जो करंट थे इनकी वजह से कहानी होगी, जो कांस्टेंट करंट इस जोन में, इस वाले जोन में जो मैंने ब्लू जोन बनाया, इस जोन में जो करंट है उसकी वजह से कहानी होगी, इसलिए वहाँ पे I 0 नहीं होता। और ये नेट वैल्यू आती है सिर्फ इसकी वजह से आती है, इस रीजन की वजह से। सोलेनॉइड भी एक ही रीजन की वजह से आई थी हमारे पास जो अंदर था, और इसमें भी एक ही रीजन की वजह से। और बेसिकली अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो कहानी बिल्कुल सेम ही आ रही है, सेंटर पर दोनों तरफ से म्यू नॉट NI आ रही है। तो ये वैल्यू आप लोगों से टॉरॉइड के केस में पूछी जाती है कि भैया कैसे निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ टॉरॉइड, तो आपके पास ये करने का तरीका होता है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब एक चार्ज कोई मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझिए, अगर आपको याद हो तो मैं सबसे पहले जब स्टार्ट किया था लेक्चर तब आपको बताया था कि जब हमारे पास चार्ज स्टेशनरी होता है ना, तब उस पर कोई फोर्स या फिर उसका कोई इफेक्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का देखा नहीं था, लेकिन वही चार्ज जब हमारे पास मूव कर रहा था तो कुछ फोर्स आया था। यहीं से हमने शुरुआत करी थी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। अब वो फोर्स कितना होता है ये आज के टॉपिक में हम लोगों को समझ में आया। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स वो कितना होता है, तो ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, उस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर भी, और वेलोसिटी पे तो करेगा, बट वो वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर होगी बी के, यानी कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि मैं कहूंगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। यहां पर उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है B के साथ वो हमेशा V sin थीटा आता है बेटा। तो इन तीन इक्वेशन को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट K इस तरीके का आया मैग्नेटिक का, की वैल्यू 1 आई थी,
इसलिए उस कांस्टेंट की आपको दिक्कत नहीं लेनी है। पहली बार आप लोगों के साथ k की वैल्यू 1 रखने वाला कांस्टेंट आ गया है, वरना चैप्टर 1 से लेकर आप k की वैल्यू को, मतलब ये हमने पहली बार 9th क्लास में करा था। याद करो जब सबसे पहला कांस्टेंट आया तो f = ma का आया था, वो kma बना था, जहाँ पे k की वैल्यू 1 थी। उसके बाद से सारे के जब हटाए हैं तो कोई ना कोई वैल्यू हमें कांस्टेंट की मिली है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस बार कोई कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये भी एक केस ऐसा ही है जहाँ पे आपके पास k की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, हमारे पास 1। इसे मैं उड़ा देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। तो f = q को बाहर रख दीजिए, v भी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस b। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेटा, v क्रॉस b ही रखना। b क्रॉस v करोगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। वेल यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्शन निकालने के लिए बताता है कि भैया अगर इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है या चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव फील्ड इधर है, तो बताओ फोर्स किस तरफ लगेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलेंगे। तो इसके लिए आपके पास 2-3 रूल होते हैं। वो रूल जो आप लोगों ने पढ़े होंगे वो ठीक है, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कॉर्क स्क्रू रूल। कौन सा है? कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल में आपको बताएगा कि जैसे मान के चल लीजिए v इधर है और b इस तरफ दे रखा है, कहीं भी दे सकता है, ये डायरेक्शन मुझे दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, v से b की तरफ जाना है, v से b की तरफ जाना है। अगर v से b जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो आपका जो फोर्स है वो आउटवर्ड लग रहा है। कैसे पता पड़ा हमें? देखो v से b जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। आप एक पेचकस लीजिए और उस पेचकस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो वो हमारे पास क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये b है, ये b है, राइट। अब देखो पहले मैं b क्रॉस v कर देता हूँ, तो यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो मैं अगर क्लॉकवाइज जाऊंगा इसके अंदर तो आप देखिए अंदर जा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मेरे को b क्रॉस v तो करना ही नहीं था ना, मना कर रखा है। मेरी डायरेक्शन कहती है b क्रॉस b। अंतर क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। मेरे को चाहिए था b क्रॉस b। b क्रॉस b क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, मेरे को ऐसे घुमाना पड़ेगा। फिर देखिए बाहर आया है, पेचकस से अपने आप पेचकस के देखना घर पे जाकर। जब आप क्लॉकवाइज करोगे तो आपका फोर्स अंदर जाएगा बेटा, और जब आप b क्रॉस b एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आपका फोर्स बाहर आएगा। बट अगर ये केस उल्टा कर देता मैं इधर कर देता b, इधर कर देता b, तो मेरे को ये हटाना पड़ता। मेरे को v क्रॉस b ही जाना है, v से b की तरफ ही जाना है। तो आप जाकर देखिए v से b की तरफ, v से b की तरफ जाना है तो बेसिकली मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है। आप जाके देखिए घुस गया, इधर भी आ जाएगा आने वाला। तो ये v क्रॉस b जब क्लॉकवाइज गया तब की बात है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो बेटा ये पीछे आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप फोर्स की, एक तरीका ये है कि आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है उससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट। इसमें आपके पास ये अगर करंट है, बेसिकली मूविंग चार्ज आपका एक करंट प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज की डायरेक्शन इसको ले लीजिए, करंट की ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे कहता है, सपोज कीजिए, ध्यान सुनना, कि इस तरीके से आपका फोर्स है और इधर आपके पास जा रहा है चार्ज, तो पता मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, इन तीनों का इस्तेमाल करना है। मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो मैंने फील्ड पूछ लिया, आपसे फोर्स पूछेगा जनरली, तो इसे b मान लो यार, इसे b मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास यही है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, देखो, थंब विल डायरेक्ट द फोर्स। थंब आपको फोर्स बताएगा ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, करंट ऊपर, ये हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, उसका वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट ऊपर होगा। कर तो सकते, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, जब सिंपल सा फ्लेमिंग, मैं समझ गया, पर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी इसमें एंगल, क्योंकि अभी हम लोग आगे करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो चार्ज है वो इस तरफ है,
तो लगाओ अपनी जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मेरे को बताओ कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की। 180 पे खोलो। खोलो बेटा 180 पे। मुझे पता है तुम लोग एक्चुअल में क्या है, दिमाग कम लगाते हो और जान ज़्यादा लगाते हो। अब 180 पे मोड़ के देखोगे, इससे अच्छा यहाँ देख लो ना कि फोर्स साइन थीटा के इक्वल है और 180 पे वैल्यू 0 आती है, तो सर ये फोर्स 0 आ जाएगी हमेशा। बेटा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे तो फोर्स 0 हो गई ना, तो क्यों लगा रहे हो उसे बेकार में? मत लगाओ भाई, टूट जाएंगी उंगलियां। कैसे कर दोगे? इसको 180 डिग्री पे छोड़ दे भाई, घर जाके तो मेरा नाम और बदनाम करवाओगे। बेटा 180 पे तो कहानी 0 है ना, एफ के लिए 0 आ गई है, राइट। तो ये आपके पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप ये बनाते रहना, है ना। अपनी क्लास में तुम्हारे ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कर रहे होंगे, और फिर मतलब अपनी मिडिल फिंगर का अच्छे से इस्तेमाल करना, क्योंकि वो क्या बता रहा है हमारे करंट, नॉट फोर्स। फोर्स ये बता रहा है, थम्स अप, ठीक है। सो कमिंग बैक, बाद में मतलब कहने का मतलब है करंट निकालते समय बेटा गलत चीज़ें मत लेके जाओ। करंट निकालते समय मिडिल फिंगर का अच्छे से इस्तेमाल करना। मेरी पूरी बात तो सुना करो, नलायक हो। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और रूल है पाम रूल, बहुत बढ़िया। पाम रूल कौन सा? उल्टे हाथ का नहीं, सीधे हाथ का, सीधे हाथ का पाम। कैसे? देखिए, ये कहता है आपकी जो फिंगर है ना, इनको रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। घुसा लो। आपका ये थंब है, इसको आप रखिए करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपका पाम है जिस तरफ होगा वो आपको क्या बता रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? ये देखिए, मान के चलिए करंट इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था। करंट किस तरफ जा रहा है हमारे पास? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हमें, ये फिंगर है इस तरफ, करंट इस तरफ, देखो आपकी तरफ आ रहा है, फोर्स क्या आया? आउटवर्ड। ठीक है, उल्टा कर देते हैं और कोई केस बना देता हूँ, ये इस तरफ गया और ये चलो इस तरफ चला गया। अब देखो ये करंट है और ये मान के चलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाना चाहिए था, और थंब को किस में रखना है मेरे को? करंट की डायरेक्शन में। देखो ये आया, तो ये भी कहानी वही रहा, वही तो कहानी है। दोनों चीज़ उल्टी करें तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। तो अब भी आउटवर्ड एक चीज़ बदल दूंगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी। कैसे? ये देखो, ये क्या दिया था मैंने? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, चलो, और ये करंट दे दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप ये रखिए और थंब की डायरेक्शन में ये, तो ये देखो अंदर से पाम किधर जा रहा है? इनवर्ट। तो फोर्स कहाँ लग रहा है मेरा? इनवर्ट। समझ में आ गया? तो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो आप कोई से भी इन तीनों रूल में से इस्तेमाल कर लीजिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए, और आप यहाँ से F = Q टाइम्स V क्रॉस B का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये आप लोगों के पास होती है मूविंग चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगता है, उसकी आप वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। अब यहीं से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूनिट क्या है बेटा? टेस्ला। उसको हम लोग कैसे नापते हैं, कितना होता है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो भी यहीं से आती है। देखिए ना, F = QV, साइन थीटा की तो यूनिट होती नहीं है, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है ना बेटा। तो आपके पास B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? F/QV, राइट। और डायमेंशन निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? mLt-2, फोर्स की mLt-2 होती है, चार्ज की क्या होती है? करंट इनटू टाइम, एम्पियर टाइम, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम। और यहाँ पर क्या आती है? ये LT-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना और आपके पास आपका आंसर आ जाए। MA-1 T इधर चला जाएगा तो बेसिकली T-2 बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ गई इसकी डायमेंशन। अब आपसे पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या है, तो 1 न्यूटन अपॉन में एक वैल्यू रख सकते हैं। 1 कूलाम को मैं कह सकता हूँ एम्पियर सेकेंड, राइट। और इसको क्या लिख सकते हो आप? V को मीटर पर सेकेंड, या इसको चार्ज ही रहने दो और सिंपल कर देता हूँ। इसको 400 किस में नापते हैं हम लोग? कूलाम में नाप लेते हैं, तो कूलाम, और इसको लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड, चलेगा। कूलाम पर सेकेंड क्या लिख सकते हो? एम्पियर। ये देखो ना, I = Q/T है, तो Q को कूलाम में नापते हैं, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड C/T हो गया ना, तो कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड को मैं I लिख सकता हूँ, तो कूलाम पर सेकेंड को मैं A लिख देता हूँ।
तो 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर और 1 मीटर। अगर मैं इतनी वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टेस्ला। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। जो इसकी ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी आएगी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और आपसे पूछेगा 1 टेस्ला कितनी होती है, भैया कह देना 1 न्यूटन पर यूनिट करंट पर मीटर। तो आपके पास इस तरीके से 1 टेस्ला को डिफाइन करा जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।